हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, दैट इज चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन किया था। न्यूट्रिशन में हमने देख लिया था जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू सभी एब्जॉर्ब कर लिए गए थे। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा सभी हमने विली के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया था। और वहां पे क्या था, ब्लड रिच विली थे। ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया उसे और पूरी बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? पूरी बॉडी में प्रेजेंट सेल्स के पास। ठीक है, तो डिफरेंट सेल्स के पास वो पहुंच जाएगा। अब सेल्स में क्या होगा? सेल्स में उसके थ्रू बनाई जाएगी एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी कैसे बनती है? दिस इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन की हेल्प से बनती है। सो टुडे वी विल स्टडी रेस्पिरेशन। स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, फूड डायरेक्ट फूड से तो एनर्जी बनती नहीं है, न्यूट्रिएंट से बनती है। डाइजेशन में हमने फूड लिया और वहां से जो न्यूट्रिएंट्स निकले हम उनसे अब एनर्जी बनाएंगे और वो एनर्जी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बनेगी। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, as you can see. First one is aerobic respiration, second one is anaerobic respiration. Clear? Aerobic respiration होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जैसा कि हम लोगों में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। और इस तरह का रेस्पिरेशन किस में होता है? ईस्ट जैसी कुछ सेल्स में। क्लियर? प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं किस टाइप से ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद हम मैकेनिज्म या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखेंगे जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होनी है हमारी। क्लियर? तो पहले ग्लूकोज कहाँ गया? जो ब्लड के थ्रू आया था वो डिफरेंट सेल्स में गया। सेल्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, सेल इस तरह से होती है। ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया। किसी एक एनिमल की सेल बना रहे हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा जिसमें बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे। छोटी छोटी वैक्यूल्स हो सकती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कुछ इस टाइप से होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा एंड डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ होगा न्यूक्लियस के पास। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले कहाँ आएगा? ग्लूकोज जब ब्लड के थ्रू एंटर करेगा तो सबसे पहले एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कहाँ एंटर करेगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6। इनका ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा ये दो ऐसे सब्सटेंस में जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बना लेगा पाइरुवेट के। ठीक है, किसके? पाइरुवेट के। पाइरुवेट का फॉर्मूला है C3H4O3, यानी C3, यानी कि इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल का सब्सटेंस बना लेगा पाइरुवेट और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? देन ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पाइरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस क्या होता है? जहां पर एनर्जी जनरेट की जाती है, यानी कि मेन साइट फॉर द एनर्जी जनरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो मेन प्रोसेस भी कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस तब होती है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तभी पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोसेस कहाँ हो रही? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस, O2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फाइनली एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर
वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल दिया जाएगा, ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, वाटर कंज्यूम कर लिया जाएगा जितना हमारी बॉडी को नीड होगी, और जो एक्सेस होगा वो यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस नहीं होगी। तो सेकेंड वाला हम देख लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट सेल में हो रहा है, इसमें क्या बन रहा है, इथेनॉल। एक ये अल्कोहल है इथेनॉल C2H5OH, और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, एनर्जी एरोबिक में भी बन रही है एंड एनारोबिक में भी बन रही है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनेगी वो बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंपैरेटिवली काफी कम एनर्जी बनती है। क्लियर? और एक ही सिचुएशन होती है जब हम बहुत सारी विगरस एक्सरसाइज जिम में करते हैं, है ना, या बहुत तेज रनिंग करते हैं, या स्कूल में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, जिस दिन उस दिन रात में सोते समय हमारे पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, हाथों में क्रैम्प्स होते हैं, है ना। ये क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम बहुत तेज भागते हैं तो हमने देखा होगा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गन ऐसे हो जाते हैं जिनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है, स्पेशली लिम्स, हैंड एंड लेग्स, जिनको सफिशिएंट ऑक्सीजन विग्रस एक्सरसाइज के टाइम नहीं मिलती है, वहां पर क्या बन जाता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बन जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, यही लैक्टिक एसिड जो है क्रैम्प्स का रीजन है। जब विग्रस एक्सरसाइज के बाद बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं तो इसका मतलब आपके उन ऑर्गन्स में लैक्टिक एसिड बन गया है, जो ये तुरंत एनर्जी रिलीज करता है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, टेम्परेरी बनता है। क्लियर? रात भर सोने के बाद क्रैम्प सही भी हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं एटीपी। एनर्जी बन रही, तब से मैं आपको यही पढ़ा रही हूं कि एनर्जी बन रही है। एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है? बॉडी में एनर्जी किसी फॉर्म में बन रही होगी, वो फॉर्म है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। करेंसी क्या होता है? सिक्का, जिसको देकर आप कोई काम करवा लेते हो अपना, है ना। तो ऐसे ही बॉडी क्या बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी ग्लूकोज से, और उन एटीपी के थ्रू वो हमसे काम कराता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं, इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस बहुत सी होती हैं। उन सब को करने के लिए एटीपी की नीड होती है। एटीपी की है क्या? ये एक्चुअली एडीपी के फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे एडिनोसिन से, जो एडिनोसिन है उससे फास्फेट जुड़ जाता है। डाई मीन्स 2 फास्फेट जुड़े हुए हैं, ट्राई मीन्स 3 फास्फेट जुड़े हुए हैं। तो किसके थ्रू जुड़ते हैं? बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, फास्फेट। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब यहां से एनर्जी रिलीज होती है, वही हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए यूज होती है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो और एनर्जी रिलीज होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं और एनर्जी हमारी रिजर्व हो रही है। इकट्ठी करके हमने रख ली, रिजर्व करके रख ली, हम यूज करेंगे जब उसकी जरूरत होगी, इसलिए हम इसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता कैसे कैसे है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं रेस्पिरेशन के। तो क्या क्या मेथड्स हैं? किसी एनिमल में पूरी बॉडी सरफेस जो होती है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होती है। एज अर्थवर्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर एंड अर्थवर्म में पूरी बॉडी सरफेस गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होती है। बाय ट्रैकिया इन इंसेक्ट्स, बाय गिल्स इन एक्वाटिक एनिमल्स, स्पेशली फिशेस। आपने देखा भी होगा, इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, माउथ के जस्ट पीछे नेक रीजन में ही गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स के ऊपर एक कवर लगा रहता है जिसे हम ओपरकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। ओपरकुलम। क्लियर? गिल्स के ऊपर ये कवर लगा रहता है जिसके थ्रू ये ढक जाता है। माउथ से इनहेल करती है वाटर को फिश, और गिल्स में उसका एक गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ में, और फिर
कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो वाटर है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? लेकिन एक चीज आप नोट करो यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी रेट एक्वाटिक एनिमल्स की ज्यादा होती है, बिकॉज ऑक्सीजन की क्वांटिटी वाटर में कम होती है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ज्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है एटमॉस्फेयर से, बट वाटर में उतनी ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए उन्हें रेस्पिरेटरी रेट फास्ट रखना पड़ता है। नेक्स्ट है बाय लंग्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यह है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? दिख रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ये इसमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है इसमें ये पूरा पाथवे लंग्स तक का इंक्लूडेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग केवल और केवल इनहेल एंड एक्सेल ऑफ गैस है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज कंप्लीट प्रोसेस, इनहेल एक्सेल एंड ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। क्लियर? तो हम अभी यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, और वो गैस यानी ऑक्सीजन हमारे कंप्लीट रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग के लिए। नाक से हम सांस लेते हैं, नेजल कैविटी में हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले नेजल कैविटी को देखते हैं। नेजल कैविटी में क्या होता है? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लस म्यूकस होता है जो किसी भी तरह के पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है। स्नीजिंग का भी यही रीजन है। छींक आती है ना हमें, स्नीजिंग होती है, उसका भी रीजन यही है, क्योंकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करता है हमारी नेजल कैविटी के थ्रू, तो वहां पे प्रेजेंट हेयर एंड म्यूकस उसको रोक लेते हैं, और फिर उन्हें फोर्सफुली बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें स्नीजिंग के थ्रू हम उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी से एयर अंदर एंटर करती है, और वहां से होते हुए कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी, देन लेरिंग्स। लेरिंग्स वाला ये पार्ट है। लेरिंग्स बोलने के लिए यूज होता है, वॉइस के लिए ये यूज होता है। यहाँ पे मैंने देखो एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर भी बनाया है, ये देखिए थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर गर्ल्स में तो नहीं दिखता है, बट बॉयज में ऐसे उठा हुआ सा दिखता है, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो वही रीजन है लेरिंग्स का। नेक्स्ट, उसके नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया में एक खास चीज होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सी शेप के बहुत सारे रिंग लाइक, छूने पर भी आपको इवन नेक में पता चल जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत से, उन्हें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, क्योंकि वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इनका यूज क्या है यहाँ पर? जब भी हम एक्सेल करते हैं एयर को, ठीक है, तो ऐसा ना होने पाए कि ये ट्रैकिया हमारा कोलैप्स हो जाए। ठीक है, ट्रैकिया एकदम ऐसे पाइप आपस में चिपक जाए, ऐसा ना होने पाए। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हार्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इसके चारों ओर लगे हुए हैं, ताकि कोलैप्स ना होने पाए। अगर ऐसे एकदम से एयर बाहर निकल गई और ऐसे चिपक गया तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, यही फंक्शन है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। उसके बाद ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो अलग अलग, दो लंग्स में जाने के लिए, उसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फिर फर्दर उसमें ब्रांचिंग होती है और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। एंड ब्रोंकियोल्स एंड अप होते हैं छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, बहुत छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। यही मेन साइट है आपकी गैसियस एक्सचेंज की। ठीक है, एल्वियोलाई बहुत छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी जो लाइनिंग होती है वो बहुत थिन होती है, जहां पर पल्मोनरी आर्टरी आती है। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन वाला स्ट्रक्चर एंड इसकी थ्योरी आप नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, क्योंकि ये हमारे हार्ट से भी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे व्हाट इज
पल्मोनरी आर्टरी एंड व्हाट इज पल्मोनरी वेन, बस इतना आपको पता होना चाहिए। लंग्स में क्या आती है, पल्मोनरी आर्टरी आती है ब्लड लेकर के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, यही एक इकलौती आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड लेकर चलती है। क्लियर? तो इस तरह से आई पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने मान लिया एक वो है एल्वियोलाई। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एल्वियोलाई है। ये ब्रेक हो जाएगी बहुत सारी कैपिलरीज में। ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगी जिनकी वॉल बहुत थिन होती है। क्लियर? और वहां पे क्या होगा, जो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है यानी CO2 रिच ब्लड है, CO2 एबंडेंस में इसमें प्रेजेंट है, वो CO2 एल्वियोलाई में डाल देगा। और एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है, O2, जिसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में। ठीक है, O2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 को एल्वियोलाई में डाल देगा। क्लियर? गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और आगे जाके ये कैपिलरीज क्या बना लेंगी, पल्मोनरी वेन, आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगी पल्मोनरी वेन, और ये ब्लड चला जाएगा हार्ट के पास। ठीक है, इस तरह से एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज हुआ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। और अब ये जो इसने CO2 ले लिया, एल्वियोलाई ने CO2 ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया। अब इस CO2 को बाहर निकालने की नीड होगी, तो इसी पैसेज के थ्रू ये CO2 बाहर एक्सहेल कर दी जाएगी। क्लियर? इस दौरान इनहेल और एक्सहेल के टाइम पे कुछ वॉल्यूम, कुछ एयर हमारे लंग्स में बची रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी एयर फिनिश हो गई। ठीक है, तो उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, बचे हुए वॉल्यूम को जो हमेशा लंग्स में मेंटेन रहता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। और इस O2 को ब्लड में जो सब्सटेंस रिसीव करता है उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। क्लियर? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।